प्रिय मित्रों, आज का जो केस मैं आपको बता रहा हूँ वह कानपुर का है। 1991 में, दिसंबर 1991 में फैमिली कोर्ट के जज श्री जीएल गुप्ता जी ने एक हमें पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कहा कि एक केस उनके पास में पेंडिंग है और उसमें पैटर्निटी जो है वो डिस्प्यूट में है, इसलिए हमें आपका सहयोग चाहिए ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि वह बच्चा इन क्वेश्चन जो है वो उसी कपल का है या नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार थी। ये एक मिस्टर सतीश रस्तोगी थे और उनकी पत्नी रोहिणी रस्तोगी थी और उनके एक बच्ची जिसका नाम स्वीटी था, जो 3-4 साल की रही होंगी उस वक्त, उनके बारे में था। इनके पति, रोहिणी के पति सतीश रस्तोगी जो हैं वह एमएड किए हुए थे, साथ में पीएचडी भी किया हुआ था और गुजरात में किसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी जो है वो कानपुर में थी उस वक्त और वहीं पे उनको बच्चा हुआ था। बच्चा होने के बाद में मिस्टर सतीश रस्तोगी ने फैमिली कोर्ट में, जहाँ पे ऑनरेबल श्री जीएल गुप्ता थे, उनके कोर्ट में केस लगा था और उसमें इशू ये था कि वो कह रहे थे कि ये बच्ची मेरी नहीं है, मेरी जो पत्नी है वो एडल्ट्रस है, यानी कि उसने एडल्ट्री की है, किसी और से संबंध रखे हैं और ये बच्चा उसी का है। इस तरह का उनका आरोप था। इसलिए जज साहब ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि आप बच्ची का, स्वीटी का और दोनों माता पिता का ब्लड सैंपल लेकर के और टेस्ट करके उन्हें बताएं कि वह उनकी बच्ची है कि नहीं। हम लोगों ने इस केस को एंटरटेन कर लिया क्योंकि उसी सिलसिले में हमारी मुलाकात पहले जीपी तलवार साहब से हुई थी एक केस में, और जिसमें उन्होंने इस बात को एग्री किया कि उनके यहाँ पे जो डॉक्टर सैयद ई हसनैन, जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड है, मित्र है, छोटा भाई समझ लीजिए आप मेरा है, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि वो अगर डीएनए करना चाहते हैं तो हम कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हैं। और उस कोलैबोरेशन में यह भी तय हुआ कि हम एक पीएचडी और एक एमडी कैंडिडेट भी रिक्रूट करेंगे जिनमें ये थीसिस टॉपिक दिया जाएगा और दोनों के एमडी का और पीएचडी थीसिस का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे ही टॉपिक रहेगा। हमने इसको सहज स्वीकार किया कि इससे हमें फ़ायदा ये था कि हमारे यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक एस्टेब्लिश हो सकती, जिसके लिए डॉक्टर एस.के. कक्कड़, डायरेक्टर ऑफ एम्स जो उस वक्त थे, वो ऑलरेडी एग्री कर चुके थे और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिलवाया था कि इसके लिए जो भी पैसा वगैरह होगा वो सैंक्शन कर देंगे। और उन्होंने एडवांस में ही 2 लाख रुपए, जो उस ज़माने में अच्छी अमाउंट हुआ करती थी, वो सैंक्शन कर दी थी। इसलिए यह समझौता हमारा रिटर्न रूप में जीपी तलवार के लेटर हेड पे और मेरे को उन्होंने लिखा और इस दोनों बातों पे प्रिंसिपली एग्री किया कि हम केस भी करेंगे और साथ में दोनों पीएचडी थीसिस और एक एमडी थीसिस भी करेंगे। एमडी के लिए डॉक्टर जी बॉम्बजेन, स्वर्गीय जी बॉम्बजेन, उनकी बाद में डेथ हो गई, वो उन्होंने एमडी में थीसिस का टॉपिक लिया और अनुपम रैना जो मेरे पास पीएचडी के लिए रजिस्टर हुई थी, उनको हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक दिया और बाद में जाकर के उन्होंने सीसीएमबी हैदराबाद और फिर बाद में सीडीएफडी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक में भी काम किया। वो पहली साइंटिस्ट थी जो वहाँ पे रिक्रूट हुई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीएचडी की डिग्री करके। और उसके बाद में जब एम्स में जगह खाली हुई तो वो बाद में एम्स में आ गई और उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया, लगभग 90 से लेकर के 90 से लेकर के, और अभी 2024 में काम कर रही हैं। शायद 1.5-2 साल बाद उनका रिटायरमेंट भी होने वाला है। तो इसे काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने पीएचडी करके और बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की लैब को एम्स में चलाया, एस्टेब्लिश किया
और वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रहीं। आज तक भी वो लेक्चर्स वगैरह जितने भी हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सीबीआई में या दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में, वह लेने जाया करती हैं। अब वो काफ़ी सीनियर हो चुकी है, जैसे मैंने बताया वो रिटायर होने वाली ही होंगे, शायद 2-3 साल ही बाकी होंगे। तो इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत हम डीएनए शुरू कर चुके थे अपनी लेबोरेटरी में। सिर्फ रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए हमको एनआई पे निर्भर करना पड़ता था, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट रेडियो एक्टिव को यूज़ करने के लिए परमिटेड नहीं था। यह परमिशन ट्रॉम्बे से मिलती है और वो हमको इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी, इसलिए हमारी लैब में वो रेडियो एक्टिव का काम नहीं हो सकता था। और रेडियो एक्टिव से संबंधित काम उस समय, तब तक ये डीएनए सीक्वेंसेस वगैरह नहीं थे, सारा कुछ मैन्युअली करना पड़ता था। उस टेस्ट को करने में 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक का समय भी लग जाता था। इसलिए हम लिए एनआई पर, हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी पे पूरी तरह से निर्भर थे। और वह सारा काम, वह काम का पोर्शन डॉक्टर सैयद ई हसनैन के ही लैब में हुआ करता था, जो आजकल डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं शारदा यूनिवर्सिटी में। बीच में वो वाइस चांसलर भी रहे इसके यूनिवर्सिटी के दिल्ली में, अपने हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में वाइस चांसलर भी रहे। और डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर वो CDFT के सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक में सैयद हसनैन जो हैं वो फाउंडर डायरेक्टर भी बने, और उन्होंने बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन वहाँ पे खड़ी की हैदराबाद में। तो हैदराबाद के अब अपना स्टिंट पूरा करके वो वापस IIT दिल्ली में आ गए, और उसके बाद अब रिटायरमेंट के बाद में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर शारदा यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। तो वो एक माने हुए साइंटिस्ट थे, खास करके डीएनए पे वो एक हस्ती थे, इसलिए हमें बहुत सुविधा हुई और सुविधापूर्वक हमारा काम ये अच्छे रूप से चल रहा था। खैर, बात हम इस केस की कर रहे थे, इसमें जीपी तलवार ने भी एग्री किया, हसनैन साहब ने भी एग्री किया, और इसी केस के साथ में हमारा जो कोलैबोरेशन जो है वो शुरू हो चुका था पहले ही, लेकिन अब वो एस्टेब्लिश हो गया और इस केस को किया गया। जब ये केस हमने एंटरटेन किया, कोर्ट को डेट दी जनवरी या फरवरी महीने की कि ये तीनों लोग हमारे पास आ जाए, हम इनका ब्लड सैंपल इकट्ठा करेंगे। हमने उस सैंपल को इकट्ठा कर लिया। फर्स्ट टाइम जब हमने किया तो कुछ ऐसा हुआ उन दिनों कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी इराटिक थी दिल्ली में, और जिस फ्रिज में उस ब्लड सैंपल को रखा गया था उसमें हमने प्रोसीजर के अनुसार पहले ब्लड ग्रुप्स किए। ब्लड ग्रुप करने के बाद में हमने पाया कि वो सैंपल, एक दिन रात को बिजली नहीं आई और सुबह देखा गया तो सैंपल ख़राब हो चुका था। हमने ये कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि साहब इस तरह से वो सैंपल ख़राब हो गए हैं, तो आप उनको तीनों को फिर से दोबारा हमारे पास भेज दें, जिससे कि हम ब्लड सैंपल लेकर के और उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकें। इसके ऊपर उन्होंने, सतीश रस्तोगी ने जो पहले ही अपने शक और डाउट और हम लोगों पे हमारे बारे में लिखना, हमारे डायरेक्टर एक्स के कक्कड़ को उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा और कहा कि साहब ये डेलिबरेटली मना कर रहे हैं, इन्होंने सैंपल ख़राब नहीं हुआ है बल्कि ये डीएनए करना नहीं चाहते हैं। खैर, हमने कहा कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो कहीं भी कोर्ट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, लेकिन अब दोबारा से सैंपल हमको मिल जाएंगे तो हम इस केस को कर देंगे। 1 महीने के करीब आपको बाद में रिपोर्ट दे दी जाएगी। खैर, उन्होंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, उनकी पत्नी ने भी चिट्ठियाँ लिखी, यहाँ तक कि वो डॉक्टर हसनैन को बड़ौदा गए हुए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, वह कॉन्फ्रेंस में वो उस सतीश रस्तोगी में, क्योंकि वो गुजरात में ही काम करते थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया। और फिर मेरे को भी बड़ी, और हमारे डायरेक्टर साहब को भी बड़ी ऊल जुलूल बातें चिट्ठियों में लिख के भेजते थे, जो ये शो करते थे कि शायद उनका मानसिक स्तर ठीक नहीं है। उधर उनकी पत्नी जो है वो भी हिंदी में कुछ लेटर्स बना करके हमको प्रेषित करती थी। हमने ये सारा मटेरियल कोर्ट को वापस रेफ़र कर दिया, और तब तक जो है श्याम सिंह नाम से दूसरे जज साहब आ गए थे, तो उन्होंने श्याम शक्ति से उन्होंने बड़े दोबारा से उनको भेजा
और भेज करके फिर हमने ब्लड सैंपल शुरू किए और हमने कोर्ट को कहा कि साहब हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये कहीं भी दुनिया में बाहर जा कर के या CDFD में या कहीं भी जाके करवा सकते हैं, हमें कोई किसी CCM बैंक जहाँ भी इनकी मर्जी हो वहाँ जगह DNA करवा लें। लेकिन बाय द वे उस वक्त DNA कहीं होता नहीं था। अब उनकी इस पत्र लिखने की आदत के कारण और उनके बेफालतू और बिना बुनियाद के एलिगेशन लगाने के कारण हम लोग बड़े परेशान हो गए और हमने कोर्ट को कहा कि हम ये नहीं करेंगे। और मीन टाइम CDFD ने ये डिसीजन ले लिया कि हम कोई भी जो केस है वो डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में ऐसे केसेस को करने का मतलब है एक नई दिशा की तरफ चलना। तो हर आदमी वो तो अपने बच्चों को लेके आ जाएगा और कहेगा जी मेरा पैटर्निटी टेस्ट करो। तो जब तक इसके बारे में कोई कानूनी एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिलता तब तक हम डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के केसेस नहीं करेंगे, जब तक कि कोर्ट हमें कोई विशेष निर्देश इस बारे में नहीं देता। हमने कोर्ट को पूरा एक्सप्लेन किया और अपने बताई कि हमको इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कोर्ट ने फिर रिक्वेस्ट किया कि साहब बहुत टाइम हो गया, अब काफ़ी समय से ये केस लंबित है हमारे पास, तो इसलिए कर दे। तो हमने फिर कोर्ट को लिखा कि हम सिर्फ यह फाइंडिंग्स कोर्ट को देंगे, आप इन लोगों को मना कीजिए। और उनके द्वारा लिखे हुए सारे पत्र हमने कोर्ट को प्रेषित किए और ये कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है, इस तरह से उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि मेरे घर पे फ़ोन करें, मेरे फैमिली को फ़ोन करें, मेरे डायरेक्टर को लिखें या उधर डॉक्टर हजनैन से जाके पर्सनली मिले और इंटरसेप्ट करें। वो काफ़ी मेरे को फ़ोन भी करते रहते थे सतीश रस्तोगी। तो ये सब हमने कोर्ट को डिस्क्लोज कर दिया और फाइनली फिर कोर्ट ने हमें लिखा कि आप इस टेस्ट को करिए और करके कर दीजिए और इसको हमारे को प्रेषित करें, यानी कि जज साहब को, श्याम शक्ति सिंह साहब को हम वो सारा प्रेषित करें। फाइनली हमने वो टेस्ट किया और करने के बाद में पाया कि वो जो लड़की थी वो दोनों की थी, यानी कि वो बच्ची जो है उसमें DNA आधा माँ का था आधा फादर का था, इसलिए उसी कपल की वह बच्ची थी। और ये हमने फिर कॉन्फिडेंशियली जो कोर्ट था उसको इन्फॉर्म कर दिया कि साहब ये इस तरह से स्थिति है। और उसके बाद में यथा जो कानून का तरीका है उस तरीके से कोर्ट ने उस केस को डिस्पोज ऑफ किया होगा। उसकी बात की मेरे को हमें कोई डिटेल्स मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह हम बेवजह ही इस केस में करीबन 5-6 महीने तक बहुत परेशान रहे, क्योंकि वो इतना पत्र लिखते थे, इतने फ़ोन करते थे मेरे को भी और मेरे घर पे भी और हस्बैंड को भी, और सभी को परेशान करके रखा था उन्होंने। और उस परेशानी से हम इतने घबरा गए थे कि हमने कहा ये केस करना ही नहीं है। लेकिन फिर जब कोर्ट की डायरेक्शंस हुई तो हमने उस केस को किया और करके रिपोर्ट भेजी और अकॉर्डिंगली कोर्ट ने सेटल किया होगा। तो ये थी कहानी कि जहां हम बड़े अच्छे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व व्यक्ति हैं उनके मिसबिहेवियर के कारण और उनकी नासमझी के कारण आप अनवांटेड परिस्थिति में आ जाते हैं, जो कि आपको बड़ा कष्ट देती है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई ऐसे लांछन लगाए या मेरे को कोई इस तरह के उलूल जुलूल चिट्ठियां लिखे या मेरे डायरेक्टर को चिट्ठियां लिखे या मिनिस्ट्री में कोई चिट्ठियां लिखे बिना मतलब के, जहाँ पे हम इतने ओपन हैं कि हर चीज़ बड़ी पारदर्शी ढंग से की जाती है, जिसकी हर रिपोर्ट हर चीज़ हम कोर्ट को डिस्क्लोज करते हैं। तो वो एक ऐसी परिस्थिति जब खड़ी होती है तो नेचुरली आप थोड़ा सा डिस्करेज्ड फील करते हैं। तो यह थी कहानी कानपुर से 1991 के। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।